बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज फोटोवोल्टिक सिस्टम डिजाइन लेक्चर सीरीज का छठा लेक्चर है। इसके अंदर हम बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि एक सोलर सेल किस तरह वर्क करता है और उसकी बेसिक मेथडोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले अगर आप देखो कि सोलर सेल के अंदर जो बेसिक वर्ड यूज हो रहा है वो हो रहा है फोटोवोल्टाइक। आप देखो फोटोवोल्टाइक बेसिकली दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एक है फोटो और दूसरा है वोल्टाइक। फोटो बेसिकली निकला है फोटोन से कि जब इंसिडेंट जो लाइट रेज हैं वो इंसिडेंट करती हैं सोलर पैनल के ऊपर तो वो बेसिकली फोटोन्स होते हैं और वो फोटोन्स एक एनर्जी बेसिकली ट्रांसफर करते हैं सोलर सेल के अंदर और इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है वो अगर एक बैंड गैप से ज्यादा हो तो वो जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है वो बेसिकली मूव करता है फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। तो ये प्रोसेस को हम बेसिकली जो फोटोन एनर्जी आपके पास आ गई उसकी बेस पे ये प्रोसेस अचीव किया जाता है। दूसरी चीज है वोल्टेज। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कंडक्शन बैंड की तरफ आता है और उसके पास क्लोज लूप सर्किट बनता है और एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि वो मूव कर दे तो ये करंट फ्लो करने लग पड़ता है। वो जो करंट फ्लो करता है उसकी वजह से वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं और उस वोल्टेज को वोल्टाइक इफेक्ट कहते हैं। तो ये बेसिकली फोटो वोल्टाइक इफेक्ट होता है। अब इस दो प्रोसेस में पहला प्रोसेस जिसको हम फोटो कह रहे हैं ये बेसिकली क्या है, क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल फ्रॉम सनलाइट। और बेसिकली आप देखो तो ये एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है और सेमीकंडक्टर डिवाइस के ऊपर पीएन जंक्शन है। जब इलेक्ट्रॉन फोटोन उसके ऊपर पड़ेंगे और उस फोटोन की वजह से उस पीएन जंक्शन पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज होंगे और वो एनर्जाइज होने के बाद अपना वैलेंस बैंड छोड़ेंगे और कंडक्शन बैंड की तरफ चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस हमारे पास वन हो गया है। दूसरा प्रोसेस आपके पास क्या है कि वो जो सेपरेशन हुई है इलेक्ट्रॉन होल पेयर की, वो जो सेपरेशन है वो मटेरियल वाइज बेसिकली सिलिकॉन के अंदर जो पीएन जंक्शन है उसके अंदर हुई है। अगर वो बैंड गैप को क्रॉस कर जाती है तो वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तौर पे आ जाती है। यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखें तो वो क्या है, फोर्स बाय चार्ज है। और अगर आप इसको दोनों साइडों पे डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई कर लें तो ई डी इज इक्वल टू एफ डी ओवर क्यू। और एफ डी बेसिकली क्या होती है, जो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट होती है वो वर्क हो जाती है, वर्क पर यूनिट चार्ज हो जाती है, वो चेंज इन वोल्टेज आ जाती है। अब जितना इलेक्ट्रॉन आपके पास मूव करता है उतना चार्ज क्रिएट होता है और वो जो चार्ज है वो आपके पास ईएमएफ की फॉर्मेशन में आपके पास आ जाती है। और इसका अगर आप रिलेशन देखें तो जितनी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा उतना वोल्टेज ज्यादा, जितनी डिस्प्लेसमेंट कम उतना वोल्टेज कम। यानी कि वोल्टेज की स्ट्रेंथ जो है वो उस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है। सही है। और उसकी वजह से जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उस वोल्टेज को हम कहते हैं बिल्ट इन वोल्टेज। यानी कि जो बिल्ट इन वोल्टेज जो सेपरेट कर रहा है, जो हमारे वोल्टेज इफेक्ट की वजह से सोलर सेल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, वो ई बिल्ट इन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है या वी बिल्ट इन के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखो ये बेसिक सोलर सेल का स्ट्रक्चर है। ऊपर ग्लास प्लेट लगी हुई है, उससे नीचे पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है। अगर इसके अंदर से सनलाइट पड़ेगी तो ये एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होने की वजह से चार्ज फ्लो करेगा और चार्ज फ्लो करने की वजह से ये बल्ब ग्लो करना शुरू हो जाएगा। इंटरनल सर्किटरी में देखो तो सबसे ऊपर ग्लास प्लेट है, उसके बाद फ्रंट कॉन्टेक्ट्स हैं, नीचे एन टाइप डोपिंग है, उसके बाद पी टाइप डोपिंग है और फिर बैक कॉन्टेक्ट्स हैं। और अंदर आप देखो तो ये जो सनलाइट ऊपर से पड़ेगी ये सनलाइट एन टाइप मटेरियल पे पड़ेगी, उसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे। वो इलेक्ट्रॉन बैंड गैप को क्रॉस करेंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में और चार्ज फ्लो करने लग पड़ेगा और वो चार्ज की वजह से करंट फ्लो करने लग पड़ेगा। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास पीवी पैनल है उसकी कन्वर्जन एफिशिएंसी थोड़ी होती है। और वो कन्वर्जन एफिशिएंसी क्यों थोड़ी होती है? कन्वर्जन एफिशिएंसी का मेजर रीजन ये होता है कि जब सोलर के ऊपर पीएन जंक्शन के ऊपर इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, जो फोटोन की वजह से क्रिएट होता है, वो नॉर्मली एक सर्टन एनर्जी गैप होता है जिसको वो क्रॉस करता है। अगर वो एनर्जी गैप को क्रॉस नहीं करता तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होगी, अगर वो एनर्जी गैप को क्रॉस करता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी।
अब ये देखो कि ये हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, और दरमियान में ये जो गैप है इसको एनर्जी गैप कहते हैं। जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अगर इस एनर्जी गैप के अकॉर्डिंगली मूव करता है और कंडक्शन बैंड में आता है तो फिर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये आप अगर फिजिकल स्ट्रक्चर देखो तो ये यहाँ पे एन टाइप है, यहाँ पे पी टाइप है। एन टाइप के ऊपर मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, पी टाइप के ऊपर मेजोरिटी कैरियर होल्स है। और जब सनलाइट पड़ती है और सनलाइट बेसिकली इस रीजन पे पड़ती है तो ये यहाँ पे जो बैंड गैप है इसमें जो एनर्जी गैप क्रिएट हो रहा है वो जब गैप खत्म होता है तो तब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगती है। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज आती है। पहली पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर जो सनलाइट है वो पी टाइप मटेरियल के ऊपर पड़ जाए या एन टाइप मटेरियल के ऊपर पड़ जाए, तो जो एन टाइप मटेरियल के ऊपर पड़ेगी उसमें मेजोरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, जबकि माइनॉरिटी कैरियर जो है वो होल्स है। तो यहाँ पे कोई इतनी एनर्जी नहीं क्रिएट होगी जिसकी वजह से ये बैलेंस बैंड को क्रॉस करे, यहाँ पे एनर्जी अपने आप को खुद ही न्यूट्रलाइज कर लेगी। दूसरी सूरत क्या है कि अगर हमारे पास लाइट पड़ती है पी टाइप मटेरियल के ऊपर तो यहाँ पे मेजोरिटी कैरियर होल्स हैं, जबकि मिनोरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन है। इस सूरत में भी आपके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो यहीं पे न्यूट्रलाइज हो जाएगी। लेकिन अगर ये डिप्लीशन रीजन या बैंड जो हमारे पास जो सेंटर रीजन बनता है उस पे पड़ती है, तो जो इस रीजन पे पड़ती है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर है, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन वोल्टेज प्रोड्यूस होगा ये फिर मूव करना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो होल्स हैं वो होल्स की साइड पे और जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन वाली साइड पे मूव करना शुरू हो जाएंगे। और अगर इनको कोई क्लोज लूप मिल जाता है या कोई सर्किटरी मिल जाती है तो ये बेसिकली मूव करते हैं पूरे सर्किट के अंदर और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास चीज जो है ये जो डिप्लीशन रीजन है और इसमें जो एनर्जी गैप है इसके अंदर अगर जो फोटोन एनर्जी है ये एनर्जी गैप से ज्यादा हो जाए या एनर्जी गैप से कम हो जाए, दोनों सूरतों पे ये एनर्जी जो है ये यूटिलाइज नहीं होती। अगर ये फोटोन एनर्जी गैप से कम हो जाए तो क्या होता है कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ इलेक्ट्रॉन ही नहीं जाता। अगर ये फोटोन एनर्जी गैप से ज्यादा हो जाए तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सीड कर जाता है, ऊपर चला जाता है, फिर भी कंडक्शन बैंड के अंदर नहीं जाता। जबकि अगर फोटोन एनर्जी और एनर्जी गैप ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट होता है ये कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाता है, और कंडक्शन बैंड के अंदर ये फिर कंडक्शन शुरू कर देता है, हमारे पास मैकेनिज्म बना देता है। अब हमारे पास आया सन। सन क्योंकि एक सोर्स है, हम जब थ्योरेटिकली बात करते हैं तो इसे हम ब्लैक बॉडी के तौर पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब सन के ऊपर अप्रोक्सीमेटली जो टेम्परेचर आता है वो 5800 केल्विन आता है, और ये जो ब्लैक बॉडी है ये बेसिकली वाइड रेंज ऑफ लाइट भेजती है, जिसके अंदर हमारे पास अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विजिबल लाइट होती है, इंफ्रारेड लाइट होती है, और दूसरा लाइट के स्पेक्ट्रम होते हैं। अब ये जो लाइट के स्पेक्ट्रम्स आते हैं अगर आप देखो तो स्टार्ट होते हैं ये गैमा रे, फिर एक्स रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, फिर रेडार, एफएम, टीवी, शॉर्ट वेव्स और एएम, ये डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट आपके पास आती है। अब इस वेवलेंथ की लाइट में आप देखो तो जो सबसे ज्यादा एनर्जी यानी कि जो पीक आपको नजर आ रही है वो विजिबल लाइट में आ रही है। विजिबल लाइट से पीछे चले जाएं तो अल्ट्रावायलेट है, और विजिबल लाइट से आगे चले जाएं तो इंफ्रारेड है, दोनों सूरतों में पीक नहीं आ रही। और विजिबल लाइट में भी दो रीजन आ रहे हैं, अगर आप देखो तो एक येलो रीजन अपीयर हो रहा है और एक रेड रीजन अपीयर हो रहा है। जो येलो रीजन है ये सनलाइट है अबव एटमॉस्फेयर, यानी कि जो हमारा अर्थ है उसके ऊपर एक एटमॉस्फेयर की एक कह लो ओजोन लेयर है, यानी कि ओजोन लेयर के अंदर वाले एरिया से ऊपर अगर हम चले जाएं, एटमॉस्फेयर से ऊपर चले जाएं, तो वो वाला जो रीजन है वो येलो रीजन है, वो यूजलेस है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद जो दूसरी रेड रीजन है ये रेडिएशन हैं जो सी लेवल पे आपके पास पड़ रही। अब क्या है कि जब आपके पास लाइट आती है तो सबसे पहले जो एनर्जी लॉस होता है वो ओजोन का होता है, 2% लॉस हो जाता है। फिर अपर जो डस्ट होती है, जो एनवायरनमेंट में डस्ट होती है उसकी वजह से लॉस हो जाता है। फिर एयर मॉलिक्यूल की वजह से लॉस हो जाता है। फिर आपका वाटर वेपर्स की वजह से लॉस हो जाता है। फिर लोअर जो डस्ट होती है इसके अंदर लॉस हो जाता है। तो जो बाकी एनर्जी आपके पास बचती है वो तकरीबन 70% आपके पास एनर्जी जो है वो हमारे सोलर पैनल पे पड़ती है। ठीक है,
अब इसमें क्या है, दो कॉन्सेप्ट्स को आपने याद रखना है, एक है बैंड गैप और एक है बिल्ट इन पोटेंशियल। बैंड गैप बेसिकली क्या है, ये जो बेसिक गैप है बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन दोनों के दरमियान में जो गैप है, ये जो एनर्जी गैप है, इसे हम बैंड गैप कहते हैं। और उस एनर्जी गैप को जब हम एनर्जाइज करके इसको ट्रेवल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू होती है, तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो बिल्ट इन वोल्टेज होता है। सही है। अब जो बैंड गैप की बात करें, तो जो हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं सोलर पैनल के, पहला सिलिकॉन टाइप मटेरियल है जिसका बैंड गैप 1 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फिर एमोर्फस सिलिकॉन है, फिर जर्मेनियम है, फिर गैलियम है, फिर इंडियम है, फिर कॉपर इंडियम है, फिर कैडमियम टेलोराइड है, और फिर कैडमियम सल्फाइड है। आप देखो सबसे छोटा बैंड गैप जो है वो 24 जो CDS यानी कि कैडमियम सल्फाइड में, और सबसे ज्यादा सिलिकॉन में। लेकिन सबसे ज्यादा जो सोलर पैनल यूज होता है वो सिलिकॉन वाला यूज होता है, ना कि कैडमियम सल्फाइड वाला। उसकी मेजर वजह ये है कि सिलिकॉन इजीली अवेलेबल है, इसको हम प्रोसेस कर सकते हैं और ये चीपेस्ट है। अगर मैं कॉस्ट वाइज देखूं, तो अगर मैं सिलिकॉन का क्रिस्टल बना रहा हूं जिस कॉस्ट में, उससे 100 टाइम ज्यादा कॉस्ट आपको कैडमियम वाले सोलर सेल में पड़ जाएगी। लेकिन उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेकिन उसका कोई बहुत मेजर एडवांटेज नहीं मिलेगा कॉस्ट के अकॉर्डिंग। तो हम सिलिकॉन को प्रेफर करते हैं। अब सिलिकॉन में बेसिकली थिकनेस, नॉर्मल थिकनेस वो होती है 200-300 माइक्रोमीटर तक होती है। इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें पहला टाइप होती है, उसे कहते हैं मोनो क्रिस्टल, फिर होता है मल्टी क्रिस्टल या पॉली क्रिस्टल, फिर हमारे पास आता है थिन फिल्म जिसको हम स्पेसिफिकली एमोर्फस भी कहते हैं, जो बेसिकली 10 माइक्रोमीटर तक डिस्टेंस कहता है, ये सबसे थिनर होता है। इसमें सिलिकॉन भी यूज होता है, यानी कि अगर मैं कैडमियम सल्फाइड या कैडमियम टेलोराइड यूज करें तो वो भी बेसिकली थिन फिल्म में ही आता है। तो आप लॉसेस के अकॉर्डिंगली देखो, तो जो सोलर सेल के लॉसेस होते हैं, आप अगर देखो तो इसमें जो फ्रंट पैनल है उसमें रिफ्लेक्शन लॉसेस होते हैं, टेक्सचर के लॉसेस होते हैं, रिकॉम्बिनेशन लॉसेस होते हैं, बैकलाइट अब्जॉर्प्शन लॉसेस होते हैं, एल्यूमिनियम पेस्ट के लॉसेस होते हैं। ये मल्टीपल लॉसेस अगर हम निकालें तो वो ऑलमोस्ट 14% तक होते हैं। तो नॉर्मल एफिशिएंसी सोलर सेल की 14-15% या मैक्सिमम 17-18% तक चली जाती है। तो अगर आप एफिशिएंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये NREL की रिसर्च है, और इसके अंदर ये जो आप पर्पल एरिया देखते हैं ये मल्टी जंक्शन है, जो बेसिकली दिखा रहा है जो कैडमियम या स्पेशल टाइप ऑफ मटेरियल है ये उनको दिखा रहा है। जबकि ये ब्लू एरिया को देखें, ये सिलिकॉन के क्रिस्टल्स को शो करा रहा है जिसकी नॉर्मल एफिशिएंसी जो है वो 25-26% है। जबकि पर्पल एरिया की एफिशिएंसी देखें तो ये 44% है। और इससे नीचे चले जाएं तो ये जो थिन फिल्म है इसकी एफिशिएंसी जो है ये एफिशिएंसी 20-21% है। और इससे नीचे एमॉर्फस वगैरह या इमर्जिंग इसमें चले जाएं तो वो 10-11-12% तक आपको एफिशिएंसी देता है। सही है ना, ये मल्टीपल एफिशिएंसी आ जाती है। तो नॉर्मली जो लेबोरेटरी स्केल पे जो सोलर पैनल बनता है या मल्टी जंक्शन सोलर पैनल है, इसकी एफिशिएंसी 44.4% है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसमें कैडमियम या इंडियम या गैलियम आर्सेनाइड वगैरह यूज होता है जिसकी कॉस्ट सिलिकॉन की निस्बत 100 टाइम्स ज्यादा है। ये कॉस्टली बनता है, इस वजह से हम इसे प्रेफर नहीं करते। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में हम जो यूज करते हैं उसमें जो है हमारे पास जो एमॉर्फस है ये 10-13% एफिशिएंट होता है, जबकि मोनो या पोली जो होता है ये 17-20% एफिशिएंट होता है। तो हमारी प्रेफरेंस होती है कि हम मोनो यूज कर लें या पोली यूज कर लें। सही है ना। अब इसके बाद बात आती है कि जो सोलर का स्पेक्ट्रम है, यानी कि अगर हम सन से डिफरेंस की बात करें तो ये ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन किलोमीटर डायमीटर है सन का, और ये जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है ये 3.8 इंटू 10⁻20 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। सही है ना। और ये बेसिकली सोलर स्पेक्ट्रम में हम इसे ब्लैक बॉडी का नाम देते हैं, और ये परफेक्ट इमिटर होती है। जबकि हमारी जो सन, जो हमारी अर्थ है, ये परफेक्ट एब्जॉर्बर होती है, और ये एब्जॉर्ब करती है जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट हम 15 डिग्री या 288 केल्विन करते हैं, और ये एब्जॉर्ब करके हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि सोलर पैनल का टिल्ट एंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसकी बेसिक मेथोडोलॉजी क्या होती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।